हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन अवस्थी और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी दूसरी क्लास में। तो दूसरी क्लास पहली क्लास में क्या था एक्चुअली। पहली क्लास में हम पहली क्लास ख़त्म कर चुके हैं लैंग्वेज एंड एक्विजिशन की, जिसने वो वीडियोस दो दो पार्ट्स में थी। जिसने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके उनको प्लीज़ देख लें। सो हेयर आई एम, और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जो हमारा सेकेंड लेसन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, इन इंग्लिश पेडागोजी। ये सारे टॉपिक आप सबको मालूम होगी। इंग्लिश पेडागोजी सीटेट में पूछी जाती है, केवीएस में पूछी जाती है, बड़े हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बट ऐसे पढ़ा दूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज दैट इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू कन्वर्स ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हमें उस लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कन्वर्स करना चाहिए। और जो हमें स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कन्वर्स करवाना पड़ेगा। कन्वर्स का मतलब है यहाँ पर हमें बातचीत से, इंटरेक्शन से, एक दूसरे उनसे बात करनी पड़ेगी। चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, स्टार्टिंग विद स्पीकिंग नॉट राइटिंग। हमें स्टार्टिंग करनी है स्पीकिंग से, राइटिंग से स्टार्ट नहीं करना है। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलने से स्टार्ट करना है। जैसा कि अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा पढ़ा किया क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने कन्वर्स करना है, यानी हमें इंटरेक्शन करनी है अपने स्टूडेंट्स के साथ, स्पीकिंग के साथ, यानी इंटरेक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है, आसान है। और नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, देन उनको राइटिंग करवाइए। सबसे पहले बोलिए, बोलना सिखाइए, एंड देन उनको राइटिंग कराइए, क्योंकि ताकि उनके दिमाग में एक इमेज होगी कि आखिर हम ये जो लिख रहे हैं वो क्या है। जब उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, तो उनको जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। ओके, दैट्स इट। बहुत आसान है इसको सीखना। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट मेकिंग लैंग्वेज लर्निंग इंटरेस्टिंग। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे उनके वेज को दिखाकर, मतलब उनके चार्ट्स हैं और उनके मॉडल्स को दिखाकर है, और उनके लेटर्स फॉर्म को दिखाकर है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, जो प्री नर्सरी टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि बड़े बड़े जो ए, जैसे बड़े से बॉक्स पर ए लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, क्यूब स्क्वायर बना दिया, उस पर क्या लिखा होता है, उस पर ए लिखा है, बी लिखा है, ऐसे उनको अक्षरों का ज्ञान कराया जा रहा है, उनको इंटरेस्टिंग बना के किसी लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है। तो वो पहले बोलना सीख जाते हैं और देन उनके बाद उनको, तभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं कहाँ ज़्यादातर वो बोल पाते हैं, और हम लोग राइटिंग करते हैं, हिंदी मीडियम वाले। सो डोंट वरी, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ। जो जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उसको हमें को रिलेट करना पड़ता है। को रिलेट का मतलब होता है लाइफ के साथ, को रिलेट का मतलब है डे टू डे लाइफ में हमें कनेक्ट करना है। ये नहीं कि जैसे अगर हम 8 घंटे स्कूल में हैं तो हम 8 घंटे स्कूल में बोल रहे हैं और घर पे आके बिल्कुल अपना देहाती भाषा में बात करने लगे, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत वर्ड्स का यूज़ और कुछ ना कुछ बोलना, इंग्लिश में बात करना, जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा बल देना। देखिए, लोग आप पे हंसेंगे, मैं जानता हूँ ये इंडिया है, लेकिन फिर भी टारगेट लैंग्वेज में बात करना थोड़ा सा, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा, आपका कोरिलेशन बना देगा किसके साथ, लाइफ के साथ। लाइफ के मतलब है डे टू डे लाइफ के साथ, जो हमारा दिनचर्या है, हम दिनचर्या उसके साथ। नेक्स्ट थिंग, फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल इज़ दैट प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का यहाँ मतलब है कि आखिर बच्चा सीखेगा क्यों। कोई भी टारगेट लैंग्वेज है, कोई भी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है, वो इंग्लिश क्यों सीखेगा। इंग्लिश इसलिए सीखेगा कि उसको जब उसके यूजेस मालूम होंगे, जब उसको मोटिवेट किया जाएगा कि अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो आप जब ग्लोबली बाहर जाओगे या फिर कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पर जो है इंग्लिश चलती है और आप वहाँ पर इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश का ज़माना है, हर चीज़ इंग्लिश में ही आती है, ज़्यादातर इंग्लिश में कंटेंट जल्दी मिल जाता है, हिंदी में कंटेंट देर में मिलता है। काफ़ी सारी इंग्लिश बहुत कंपलसरी हो गई है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे उसको बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश के फ़ायदे गिनाएंगे तो क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा, यार मुझे सीखनी चाहिए भाई, इंग्लिश तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आसान था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि देखिए ये बना हुआ है मोटिवेशन के लिए। जैसे उसकी ओल्ड हैबिट क्या थी, उसकी ओल्ड हैबिट थी कि पुरानी लैंग्वेज बोलता था वो अपनी जैसे मदर टंग में, जो मदर टंग में बात करता था, मदर टंग में बात करते हिंदी में बात कर रहा था, ठीक है। और जैसे वो किसी दूसरे
और जैसे आप ही गए, आप गए, एक आपकी पोस्टिंग होगी केरल में, आप केरल में पोस्टिंग हो गई है तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज तो आपको नहीं आती, लेकिन आप इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हो। जब आप इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हो तो क्या करेंगे, आप इंग्लिश में बात करेंगे बच्चों से और आप उनको समझा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बच्चों में भी विकसित करनी है कि मोटिवेट उनको करना है कि आखिर वो लैंग्वेज क्यों सीखें, ठीक है। और आप ये कैसे करेंगे सब बता चुका हूँ, ठीक। और उनको नई हैबिट डलवाएंगे कि ऐसा है कि ये शब्द बोलना घर पे, थैंक यू बोलना, मम्मा ये कहें तो ये करना, और अगर आप गलती करते हो तो सॉरी बोलना, ये सब वर्ड आप उनकी ज़िंदगी में डाल रहे हैं। तो वर्ड कैसे सीखेंगे, वो मोटिवेट हो जाएंगे उसको सीखने के लिए, ठीक। द सिक्स पॉइंट इज़ दैट टीच इन इंटीग्रेटेड मैनर। किसी भी भाषा को हमें इंटीग्रेटेड मैनर्स, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है अंतर, एक दूसरे से अंतः संबंधित होना। इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब है कि जो हमारे, हमने वो क्या पढ़े थे, 3 लैंग्वेज एक्विजिशन में हमने पढ़े थे 4 जो हमारे कौशल होते हैं, 4 कौशल कौन से, LSRW। तो इन्हीं को इनके क्रम में ही पढ़ाना है हमको, ठीक है। तो ये, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम अच्छा बोल सकते हैं तो अच्छा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुना भी सकते हैं, अच्छा बोल भी सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस का मतलब होता है सीखने का उद्देश्य। मतलब उनको, बच्चों को वही मोटिवेशन की तरह ही आप इसको समझ लीजिए कि पर्पस बताइए कि आखिर वो इंग्लिश लैंग्वेज वो सीख क्यों रहे हैं, क्यों आखिर ये सीखना उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका यूजेस कहाँ पे है, ठीक है। कई लोगों को हॉलीवुड मूवीज़ पसंद होती हैं, ठीक है। वो अब तो खैर हिंदी डब आती है, पहले नहीं आती होती, तब क्या करते थे तो लोग इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं वो, और वो कन्वर्स करके, कुछ लोग कहते हैं कि मूवीज़ देखिए आप कन्वर्सेशन सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे, आप उनको देख के सीख रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर आप कन्वर्स कर रहे हैं, वो लोग कन्वर्स कर रहे होते हैं इंग्लिश में, और आप देखते हैं तो देखने के बाद क्या कुछ ना कुछ एक्वायर हो जाता है आपके अंदर, वो चीज़ आ जाती है। भले आप पढ़े नहीं हैं, रूल नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसको समझ लिया। तो बहुत सारे हैं, उसको मैनर सिखाइए, पर्पस सिखाइए। पर्पस क्या, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है आपके पास, बुक है, वो कैसे पढ़ेंगे, वो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी तभी तो पढ़ पाएंगे। तो उसको पर्पस बताइए कि इनका यूज़ कहाँ है, इंग्लिश क्यों पढ़नी है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। आसान है। नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, सातवां रूल। सातवां रूल हमारा कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस क्या है, जो नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है कि नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। जो भी हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको एक हेल्दी वातावरण दें, इन्वायरमेंट दें, ताकि बच्चा उसको एक्सपोज कर सके। जो अब वो लैंग्वेज सीख रहा है उसको एक्सपोजर दें, जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर देंगे उतना ही अच्छा वो बच्चा लैंग्वेज सीख पाएगा। टारगेट लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश हो सकती, इंग्लिश ही है, क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है, फ्रेंच पेडागोजी तो है नहीं, ठीक है। फ्रेंच भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो, टारगेट लैंग्वेज, तभी बात की गई टारगेट लैंग्वेज की। और ये बात नेचुरल प्रोसेस की बात देखिए, चॉम्स्की भी करते हैं। चॉम्स्की जानते हैं, सब लोग जानते हैं। चॉम्स्की कहते थे कि बच्चों में जन्मजात एक गुण होता है, बच्चे कोई भी भाषा एक्वायर कर लेते हैं, और ये बात सही भी है। बच्चा कोई भी हो, आप यहाँ से उठाइए, इंडिया का बच्चा पैदा हुआ और आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाइए, बस पैदा हुआ तुरंत आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाइए और वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। वो इंडिया में रहता तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया में पैदा हुआ कि वो यहाँ नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो क्या करेगा, उसको वो लैंग्वेज एक्वायर करवा देगा, ठीक है, वातावरण से सीख जाएगा, ठीक। तो यही चॉम्स्की कहते थे। ये सब नेटिविस्ट कहे जाते हैं। नेटिविस्ट का मतलब वो जन्मजात प्रक्रिया में विश्वास करते थे कि ये चीज़ ऐसे जन्मजात ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, एट्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके पास हैबिट उसकी डालना ज़रूरी होता है। जैसे आपके पास जैसे आप कुछ गाना सुनने की हैबिट होगी, जैसे आपको बुक्स की, हो सकता है आपको किसी बुक्स को पढ़ने की हैबिट हो, न्यूज़पेपर की हैबिट तो सबको होती है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर और चाय, है ना। हैबिट ऑफ एनीथिंग कैन मेक यू रिलायबल विद योर लाइफ। किसी भी चीज़ की आपके पास किसी भी चीज़ की आपकी जो हैबिट होती है वो आपको मेक यू रिलायबल विद योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को कनेक्ट कर देती है, रिलायबल बना देती है, अच्छा बना देती है, ठीक है। तो अच्छी आदतें डालना अच्छी बात होती है, जैसा कि हमने पिछले साइड में पढ़ा था, ओल्ड हैबिट्स एंड टू न्यू हैबिट्स। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें मैं समझाते चल रहा हूँ एक एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको ज़रा मैं ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रिंसिपल, ये क्या होता है, एवरी लैंग्वेज कैन बी बेटर बाय प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज ही नहीं,
कोई भी चीज़ हो, आप उसको प्रैक्टिस से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, उसके बेस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपने 2 बार चलाई, 3 बार चलाई, चार और महीने भर आप गाड़ी ही चला रहे हैं, तो क्या होगा कि वो चीज़ आपके अंदर प्रैक्टिस आ गई और आप उस चीज़ को एक्वायर कर जाएंगे और उसमें बेटर से बेटर उसकी श्रेष्ठतम जो बिंदु है उस तक पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग क्या है, इसमें लिखा है 10th रूल है प्रिंसिपल फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें लिखा है कि फर्स्ट वी शुड टीच द स्टूडेंट्स अबाउट दोज थिंग विच दे कैन टच एंड फील एंड देन वी शुड टीच अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अब जितने लोग भी बीएड या बीटीसी जो भी कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, तो क्या होगा, वो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल, ये मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट वी शुड टीच द स्टूडेंट्स अबाउट दोज थिंग, मतलब हमें उन बातों के बारे में उन बच्चों को पहले बताना होगा जो वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं और समझ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। केवल उन चीज़ों के बारे में पढ़ाना होगा एंड देन हम पढ़ेंगे अमूर्त चीज़ों की ओर, जिनको हम देख, छू या महसूस नहीं कर सकते। अब आप छोटे बच्चे को बैठाइए, भाई 10 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, आप उसको आत्मा के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा नश्वर है, आत्मा कोई गीला कर सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ, तो उसको नहीं समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि उसने उस चीज़ को देखा नहीं, समझा नहीं। देखा तो किसी ने नहीं, पर पता नहीं कौन देखा था, लेकिन फिर भी हम लोग वो चीज़ समझ सकते हैं गहराइयों तक। ठीक है, कहीं ना कहीं। अब बच्चे को तो नहीं समझ में आएगा, बच्चे को तो यही समझ में आएगा कि उसके हैंड, बॉडी पार्ट के बारे में बताइए, भाई उसको शरीर के बारे में बताइए, क्योंकि वो शरीर को महसूस कर सकता है, शरीर के अंगों को जानता है। उंगलियों के बारे में बताइए, तभी देखा बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझता है, सबसे पहले अपने आप पे शुरुआत करता है। आत्मा के बारे में तो खैर जीवन भर नहीं लोग जान पाते हैं। ठीक, जस्ट अ जोक। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है? ये रूल भी बहुत आसान सा है। ये रूल कहता है कि ऐसी पैसिव, अब इसमें लिखा हुआ है एक्टिव वोकैबुलरी, सॉरी एक्टिव की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, कोई बात नहीं, वैसे मैं जानता हूँ एक्टिव की स्पेलिंग क्या होती है। तो एक्टिव वोकैब क्या होती है? एक्टिव वोकैब होती है वर्ड्स विच आर यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो वर्ड्स जो होते हैं, वो राइटिंग और स्पीकिंग में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम एक्टिव वोकैब में रखते हैं, और जो पैसिव होते हैं उनको हम स्पीकिंग में तो रखते हैं। मतलब हम बोलते तो उन वर्ड्स को बहुत हैं, लेकिन हम उनका यूज़ राइटिंग में नहीं करते। जैसे आप वर्ड सुना होगा व्हाट्सएप, कहीं लिखा देखा? नहीं लिखा देखा। यप, खैर ये तो अजीब वर्ड है, लेकिन हम लिखा नहीं देखते। हम चैट्स में इनको खूब यूज़ करते हैं, चैट वगैरह में बहुत यूज़ करेंगे, यप, हे व्हाट्सअप, हे गा, हे बाय, इस टाइप से, मतलब अजीब अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इनको हम केवल बोलते हैं, इनका यूज़ लिखित में नहीं हम कर सकते। ठीक, करते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें उन वोकैबुलरीज पे भी ध्यान देना है, एक्टिव पर भी, और न केवल एक्टिव पर बल्कि पैसिव पर भी देना है। ऐसा नहीं है कि वो उसको लिखेंगे नहीं तो क्या हम उसको ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, हर चीज़ पर ध्यान देंगे। ठीक, आसान। नेक्स्ट चीज़ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। स्किनर भी कहते हैं इमिटेशन, इमिटेट करके सीखना। इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण से सीखना। अनुकरण का मतलब क्या? अनुकरण का मतलब आप एक्टिंग करके सीख रहे हो, मतलब जैसा कोई सामने वाला कर रहा है आप भी वैसा कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बैंक वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो हम लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ पैसे निकालने हैं या कुछ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग को पहली बार गया, तो पहली बार मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या होता है कि मैं फॉर्म भरता हूँ, तो सामने वाला वो आप क्या करते हैं कि उस बंदे को देख रहे हैं जो फॉर्म भर रहा है, और वो भर रहा है तो आप उसको झांक के देखते हैं, अच्छा वो यहाँ पर ये भर रहा है, अच्छा, तो वहाँ पर ये भरना है, तो आप अपने में भी भर रहे हो। तो आप ये क्या कर रहे हो? आप इमिटेट कर रहे हो, सेम वही काम कर रहे हो जो वो कर रहा है। हालांकि सेम नाम मत लिख देना, नहीं पैसा उसके में से निकाल लेंगे क्या आप? ठीक है, तो उसके में से नहीं, आप वो चीज़ सेम कर रहे हो, इमिटेट करो। इमिटेट का मतलब अनुकरण करना, किसी चीज़ को दोहराना। ठीक है, बहुत आसान है। अगली चीज़ है यहाँ पर, अगली चीज़ क्या कहती है? अगली चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का मतलब क्या? कंट्रोल्ड वोकैब का मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में, वोकैब का मतलब होता है शब्दावली। हमें जो अपनी शब्दावली है, ये इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो,
कोई भी लैंग्वेज जो हमें अपनी वोकैब यानी शब्दावली शब्दों का जो प्रयोग है वो कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आप इधर का उधर कर रहे हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ऐसा कुछ करने पर। ठीक है, जैसे लिखा है सीता गोज टू द मार्केट, आप कर रहे हैं सीता मार्केट गोज टू, दैट्स नॉट अ वे। ओके, कंट्रोल्ड वोकैब का यूज़ करिए। एक्चुअली ये तो पंक्चुएशन हो गया। वोकैब का मतलब जैसे आप कुछ गलत वर्ड का यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ हार्ड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जैसे गोज़ की जगह बहुत एक हार्ड वर्ड यूज़ कर दिया या मार्केट की जगह कुछ और कह दिया, तो इन वर्ड्स से मुझे बचना होगा। तो कंट्रोल वोकैबुलरी का मतलब सिंपल सा यही है कि बस आपको रियल कंटेक्स्ट से यूज़ करके लेके चलना है। ठीक है, आप मार्केट में कुछ और भी नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कुछ भी मतलब आप कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का मतलब यहाँ पर यही है, सिंपल सा, कि आपको नियंत्रण में रहकर शब्दावलियों का प्रयोग करना है। कुछ भी आप अनाप शनाप नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, आसान है। ओके, तो हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर आ गए हैं। ये है द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कई सारी चीज़ें होती हैं कि हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर है, सिलेक्शन का मतलब किसी चीज़ को चूज़ करना, यानी मतलब तो हिंदी में वर्ड भी नहीं याद आ रहा। चूज़ करने का मतलब है चलिए छोड़िए, चूज़ करने का मतलब आप उसको कैसे चुनना, हाँ चुनना। ग्रेडेशन का मतलब आप डिवाइड कर दीजिए उनको, मतलब वर्गीकरण कर दीजिए कि कोई भी चीज़ हम ले आए हैं, कोई भी मॉडल ले आए, कोई चार्ट ले आए, तो हम उनका कौन कौन से मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश को सिखाने में, अपनी टारगेट लैंग्वेज को पूरा करने में, और कौन कौन से चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कितना ज़्यादा एक ही चीज़ को हम वर्गीकरण करके और भी सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। मैंने पढ़ा नहीं, बस ऐसे आपको बता दिया। तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 5-6 चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ है हमारी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है हाउ ऑफन अ सर्टेन आइटम और वर्ड इज़ यूज्ड। मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। आप जैसे कोई चार्ट लाए या मॉडल लाए, आप उसको कितने बार उसको यूज़ कर सकते हो, कितने बार उसको एक ही चार्ट से अलग अलग क्लास में भी समझा सकते हैं। ठीक है, आसान। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी? नेक्स्ट चीज़ होती है रेंज। रेंज का मतलब भी हम लोग समझते हैं। रेंज का मतलब होता है एक क्षेत्र तक। इसमें लिखा है रेंज इन व्हाट डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट अ वर्ड और आइटम कैन बी यूज्ड। कि से कोई चार्ट आप लाए, नाउन प्रोनाउन कई जगह यूज़ हो जाए। ठीक है, कोई भी चार्ट आप लाए तो आप वो नाउन में भी यूज़ हो रहा है भाई, वो प्रोनाउन में भी यूज़ हो रहा है बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। हम यहाँ पर बेसिकली मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जिनका हमें कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे वर्गीकरण करना है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे भी नहीं समझ में आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आपको भी नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है कवरेज। कवरेज क्या? कवरेज का मतलब होता है यहाँ पर क्या जो भी आप आइटम लाए हैं, जो कवर करने के लिए लाए हैं, वो कवर हो भी रहा है कि नहीं। मतलब आपको नाउन पढ़ाना है क्लास में, आप भाई चार्ट ले आए, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो नाउन जिस कवर करने के लिए लाए थे वो नाउन तो कवर ही नहीं कर रहा, उसमें कुछ फिगर्स अधूरे हैं, कुछ पॉइंट्स अधूरे हैं, पॉइंट्स ही नहीं है। तो ये बेकार हो जाएगा आपका, वो कवर नहीं कर रहा है भाई। जो चीज़ पढ़ाने के लिए लाए हैं, टारगेट करने के लिए लाए हैं, वो चीज़ नहीं कवर हो रही है तो कैसे काम चलेगा? तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी चार्ट मॉडल हम ला रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई ला दिए कि वो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाउ फॉर एन आइटम इज़ कन्वीनियंट टू टीच। मतलब वो आइटम, जैसे आपने कहा कि उसमें लैंग्वेज जो लिखी है, मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ानी है। ठीक है, तो आसान सी लैंग्वेज लिखी जाएगी, दिस इज़ कैट, दिस इज़ बॉल, इस टाइप से। उसमें बहुत हार्ड इंग्लिश लिखी हुई है, तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और कितने बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और कहीं का कहीं वो कितना आइटम, भाई जितना उसमें हार्ड लैंग्वेज लिखी होगी तो वो कहीं ना कहीं आइटम की अवेलेबिलिटी भी कम होगी, मतलब वो कहीं उपलब्धता जो होगी उसकी कम ही होगी, वो हर दुकान पे तो नहीं मिलेगा, बड़ी हो सकता है बड़ी दूर जाना पड़े। तो इस हिसाब से हमको इसको देखते चलना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारी लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी क्या होती है? लर्नेबिलिटी का मतलब होता है कैसे हम कोई चीज़ को
सिखा सकते हैं। हाउ फॉर एन आइटम इज़ ईजी टू लर्न, मतलब कोई भी हम आइटम लाएं, जैसा कि अभी हमने अवेलेबिलिटी में बताया था कि लर्नेबिलिटी जो क्या हुई कि किसी भी आइटम को हम कितना सीख सकते हैं, मतलब उसमें आसान सा है या कठिन सा जो भी लिखा हो, तो हम उस आइटम से कितना सीख सकते हैं। क्या हम जो मॉडल ला रहे हैं क्या हम उसको आसानी से एक्वायर कर पा रहे हैं, क्या उसको हम आसानी से सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, जो भी हम चीज़ें ला रहे हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब ये है कि हाउ फॉर एंड एन आइटम इज़ ईजी टू टीच इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये है कि जो टीचेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम मॉडल लाए हैं, जो भी हम चार्ट लाए हैं, जो भी हम एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, क्या वो पढ़ाने के लिए यानी सोसाइटी के हिसाब से जो हम उनको रियल कंटेक्स्ट करवाना चाह रहे हैं क्या वो हो पाएगा, क्या उसको समझा पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ हम लाए कंटेंट लाए वो हम समझा ही नहीं पा रहे, जो हम समझा ही नहीं पा रहे तो उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक, बहुत इजी था। और आज की क्लास छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, जो छोटी छोटी क्लासेस आएंगी बहुत आसान सा हो जाएगा टॉपिक, इंग्लिश पेडागोजी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और ऐसे ही बने रहिए आप लोग, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।